बच्चे होंगे, हम लोगों का जो मॉडल पेपर सीरीज चल रहा है, तो ये मॉडल पेपर हमारा 10वां रहेगा, जिसमें क्या है कि ज़्यादा फोकस मैंने किया है पुरातत्व और जो इतिहास में शोध एवं शोध और प्रविधि से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारे यूनिट नंबर 10, ज़्यादा फोकस है इस मॉडल पेपर में। तो हम बिना वक्त गंवाए अपना ये मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर हमारा ये क्या कह रहा है कह रहा है कि पुरातात्विक उत्खनन में प्लानम विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पुरातात्विक उत्खनन में प्लानम विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मृदा की रासायनिक संरचना के विश्लेषण हेतु, क्षैतिज स्तरों में सांस्कृतिक अवशेषों को उजागर कर उनके स्थानिक संबंधों को समझने हेतु, या फिर कार्बन 14 डेटिंग के लिए नमूने एकत्र करने हेतु, या जलमग्न पुरास्थलों का उत्खनन करने हेतु। बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लानम विधि क्या है? प्लानम विधि क्या है बताइए। प्लानम विधि क्या है? या क्षैतिज स्तरों को सांस्कृतिक अवशेषों को उजागर करने हेतु स्थानिक संबंधों को समझने हेतु होता है। प्लानम विधि जर्मन पुरातत्वविद गेरहार्ड बोर्सू द्वारा विकसित किया है। ये इसे गेरहार्ड बोर्सू द्वारा विकसित की गई थी। इसमें क्षैतिज स्तरों को उजागर करके बस्तियों के लेआउट और गृहों के स्थानिक संबंधों को समझा जाता है, न केवल ऊर्ध्वाधर अस्तिकी की। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन ए, पुरातत्व में स्ट्रेटिग्राफी स्तरीकी सापेक्षिक कालक्रम निर्धारण का एक मूलभूत सिद्धांत है। कारण दे रहा है। स्ट्रेटिग्राफी का सिद्धांत बताता है कि आबादित स्तरों से सबसे निचला स्तर सबसे प्राचीन और सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होता है। बताइए कौन सा है? बात तो बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रेटिग्राफी का सिद्धांत होगा ये किससे लिया गया? ये भूविज्ञान से लिया गया है। ठीक है, इसमें अध्यारोपण का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार सबसे नीचे का स्तर सबसे पुराना होता है, या सापेक्ष कालक्रम का आधार है। कारण ए कथन की सटीक व्याख्या है। ठीक, सटीक व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि विधि कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारण के लिए उपयुक्त है। इस विधि द्वारा प्राप्त बीपी बिफोर प्रेजेंट व्यक्त की जाती है तथा तात्पर्य 1950 ईस्वी से है। यह विधि 50,000 वर्ष से अधिक प्राचीन अवशेषों के लिए अत्यंत विश्वसनीय है। इस विधि के आविष्कर्ता विलार्ड एप्लेबी को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। जो ये कह रहा है ये विधि कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारण उपयुक्त, बात तो बिल्कुल सही है। जो ये कह रहे हैं इस विधि द्वारा प्राप्त तिथियां बीपी में व्यक्त की जाती हैं, जहां प्रेजेंट का तात्पर्य 1950 ईस्वी से है। यह विधि 50 वर्ष से अधिक प्राचीन अवशेषों के लिए अत्यंत विश्वसनीय है। यही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 14 मात्रा मापन योग्य नहीं रहती 50,000 वर्ष बाद। और इस विधि का आविष्कर्ता विलार्ड एप्लेबी को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो हमारा कौन सा सही है? 1, 2, 4 सही है। कौन सा? 1, 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पुरातत्व में टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पुरातत्व में टाइपोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करना, कलाकृतियों के भौतिक गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना और कालानुक्रमिक अनुक्रम स्थापित करना, मृदा की उर्वरता शक्ति का आकलन करना, प्राचीन भवनों के स्थापत्य को पुनर्स्थापित करना। बताइए क्या है? टाइपोलॉजी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? टाइपोलॉजी में जो कलाकृतियां के भौतिक गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत और कालानुक्रमिक अनुक्रम स्थापित करना होता है। कलाकृतियां जैसे क्या? मृदभांड होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी आकृति, सामग्री और निर्माण तकनीक के आधार पर वर्गीकृत करती है। इससे कालानुक्रमिक श्रृंखला बनाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिक काल निर्धारण
विधियों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर आरोही क्रम कम प्राचीन से अधिक प्राचीन में व्यवस्थित कीजिए। रेडियोकार्बन, पोटेशियम आर्गन, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष वलय विश्लेषण। बताइए सबसे पहले क्या आता है? ये क्या कह रहे हैं? कम प्राचीन से अधिक प्राचीन, कम प्राचीन से अधिक प्राचीन तरफ बढ़ना है। ठीक, पहले पे क्या आएगा? ये आएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये लगभग 10,000 वर्ष तक इसमें चीजें पता चलती हैं। फिर रेडियोकार्बन, रेडियोकार्बन में आता है कितना? रेडियोकार्बन में कितना? 50,000, ये 50,000 तक। और कितना? थर्मो, इसमें लगभग आता है 1 लाख से अरबों वर्ष तक, 1 लाख से अरबों वर्ष तक। ठीक, अब पोटेशियम आर्गन में 1 लाख, थर्मो इसमें 5 लाख तक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अरबों वर्ष तक पोटेशियम आर्गन में। तो पहले पे कौन आएगा? कम प्राचीन में कौन आएगा? कम प्राचीन में पहले बार डेंड्रोक्रोनोलॉजी आ जाएगा। दूसरे पर आ जाएगा 4132। तो कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, ऐतिहासिक शोध में ह्यूरिस्टिक का क्या तात्पर्य है? ऐतिहासिक शोध में ह्यूरिस्टिक का क्या तात्पर्य है? ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या करने की कला, स्रोतों की खोज, संकलन, उन तक पहुंचने प्रक्रिया एवं तकनीक, स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच करने की विधि, इतिहास लेखन की शैली और भाषा का अध्ययन। ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है खोजना। यह शोध का प्रथम चरण है जिसमें शोध सामग्री की खोज होती है और संग्रह किया जाता है। व्याख्या करना हर्मेन्यूटिक्स कहलाता है। जैसे व्याख्या अगर होता है तो हर्मेन्यूटिक्स हो जाता है। ह्यूरिस्टिक स्रोत खोज, संकलन, उन तक पहुंचने की प्रक्रिया और तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास शोध पद्धति में बाह्य आलोचना का प्रमुख कार्य क्या है? इतिहास शोध पद्धति में बाह्य आलोचना का प्रमुख कार्य क्या है? किसी दस्तावेज की विषय वस्तु की सत्यता की जांच करना, किसी दस्तावेज के लेखक के पूर्वग्रहों का विश्लेषण करना, किसी दस्तावेज की भौतिक प्रामाणिकता, लिपि, भाषा, मुद्रा और काल की जांच करना, किसी ऐतिहासिक घटना के कारणों का विश्लेषण करना। बताइए बाह्य आलोचना क्या होती है? बाह्य आलोचना या निम्न आलोचना दस्तावेज की प्रामाणिकता की जांच करती है। क्या यह वास्तविक है या जाली? इसमें स्याही, कागज, पत्थर, लिपि, मुद्रा आदि का विश्लेषण शामिल है। आंतरिक आलोचना विषय वस्तु को परखती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आंतरिक आलोचना आ जाए तो उसमें विषय वस्तु का परिचय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक इतिहास की पद्धति के संदर्भ में कथन एक कह रहा है मौखिक इतिहास साक्षात्कार के माध्यम से स्मृति और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ऐतिहासिक सूचनाएं संकलित करता है। कथन 2, मौखिक इतिहास केवल प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, आधुनिक इतिहास के लिए नहीं। दोनों कथन सही है। और कथन 1 और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए इसमें जो कह रहा है कि मौखिक इतिहास साक्षात्कार पर आधारित है या आधुनिक इतिहास विशेषकर विभाजन, स्वतंत्रता संग्राम आदि के लिए अत्यंत उपयोगी। प्राचीन इतिहास में मौखिक परंपराएं तो हैं किंतु साक्षात्कार विधि आधुनिक काल के लिए उपयुक्त ही मुख्यतः प्रयुक्त होती है। अतः कथन 2 जो है गलत है। ठीक है, कथन 2 गलत है, कथन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है? अशोक का गिरनार अभिलेख, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, आरसी मजूमदार द्वारा लिखित द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, कनिष्क के काल की एक स्वर्ण मुद्रा। बताइए ये जो आरसी मजूमदार की लिखी जो पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये क्या है? ये द्वितीयक स्रोत है क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत के आधार पर बाद में लिखी गई। अशोक का अभिलेख, हर्षचरित और मुद्राएं प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास लेखन में इनल स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या रही? राजनीतिक घटना व महान व्यक्तियों के कार्यों पर केंद्रित रहना, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या करना, दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक संरचना, मानसिकता तथा भूगोल के साथ अंतःक्रिया पर बल देना, ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर वर्ग संघर्ष का अध्ययन करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। एनएस स्कूल
किससे रिलेटेड रहा है? एनल्स स्कोर रिलेटेड रहा है किससे? घटना प्रधान इतिहास के स्थान पर भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं, दीर्घकालिक इतिहास पर बल दिया है। इसमें दीर्घकालिक इतिहास पर बल दिया गया है। दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक संरचनाओं, मानसिकता तथा भूगोल के साथ अंतःक्रिया पर बल दिया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, पुरातात्विक उत्खनन के संदर्भ में व्हीलर केनियन विधि की विशिष्टता क्या है? पुरातात्विक उत्खनन के संदर्भ में व्हीलर केनियन विधि की विशिष्टता क्या है? संपूर्ण टीलों के एक साथ समतल करके खोदना, क्षैतिज स्तरों को उजागर करने के लिए विस्तृत क्षेत्र में खुदाई करना, ग्रेव प्रणाली का उपयोग करते हुए बालकों को छोड़कर वर्गाकार गड्ढों में खुदाई करना ताकि आस्तरिकी स्पष्ट दिखाई दे, जल के दबाव में मिट्टी हटाने की आधुनिक तकनीक बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इसमें यह होता था, ग्रिड प्रणाली का उपयोग करते हुए बल्ब्स को छोड़कर वर्गाकार गड्ढों में खुदाई करना ताकि आस्तरिकी स्पष्ट दिखाई दे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भारतीय पुरातत्वविदों और उनके प्रमुख योगदान को सम्मिलित कीजिए। एच.डी. संकालिया, बीबीलाल, एस.आर. राव, बी.एन. मिश्रा। गोदावरी घाटी पाषाण युगीन स्थलों का अध्ययन किसने किया? हस्तिनापुर और शिशुपालगढ़ का अध्ययन, लोथल और द्वारका का समुद्री पुरातत्व, भीमबेटका शैलस्थलों का अध्ययन किसने किया? ये बताइए। एच.डी. संकालिया ने किस चीज का मतलब उत्खनन करवाया, उनका योगदान किस चीजों में रहा है बताइए। एच.डी. संकालिया ने किस चीज का? गोदावरी घाटी में पाषाण युगीन स्थलों के अध्ययन के लिए फेमस रहे हैं। एक अवन आ जा रहा है। ठीक। बीबीलाल किसके लिए फेमस रहे हैं? बीबीलाल हस्तिनापुर और शिशुपालगढ़ के उत्खनन के लिए फेमस रहे हैं। बी.एन. मिश्रा किसके लिए रहे हैं? ये भीमबेटका के लिए रहे हैं। और एस.आर. राव लोथल। ठीक। तो हमारा कौन सा इसमें सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोटेशन तकनीक का पुरातत्व में क्या उपयोग है? फ्लोटेशन तकनीक का पुरातत्व में क्या उपयोग है? मृदभांडों के टुकड़ों को जोड़ना, मिट्टी के नमूनों से जले हुए बीज, कार्बनिक अनाज और सूक्ष्म वानस्पतिक अवशेष निकालना, धातु की वस्तुओं की आयु का निर्धारण करना, पाषाण उपकरणों की कार्य क्षमता का विश्लेषण करना। फ्लोटेशन तकनीक का पुरातत्व में क्या उपयोग है? फ्लोटेशन तकनीक का बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। फ्लोटेशन तकनीक में क्या होता है? जैसे तरण विधि में मिट्टी को पानी में डाला जाता है जिससे हल्के कार्बनिक पदार्थ जैसे जले हुए बीज, लकड़ी का कोयला पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, उन्हें छानकर एकत्र कर लिया जाता है। यह पूरा वनस्पति विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इतिहास में मात्रात्मक विधि क्वांटिटेटिव मेथड के अनुप्रयोग का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इतिहास में मात्रात्मक विधि का अनुप्रयोग का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक के धर्म की व्याख्या करना, गुप्तकालीन मुद्राओं की कलात्मक शैली का वर्णन करना, मध्यकालीन मंदिरों के अभिलेखों में दान की गई गायों की संख्या का सांख्यिक विश्लेषण कर आर्थिक रुझान निकालना, कालिदास के काव्य में प्रकृति चित्र का आलोचनात्मक अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। मात्रात्मक विधि में क्या होता है? मात्रात्मक विधि में संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, अभिलेखों में दान दी गई गायों की संख्या गिनना और उसका सांख्यिक विश्लेषण करना मात्रात्मक इतिहास का उदाहरण है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पुरातत्व में एथनो आर्कियोलॉजी का उद्देश्य वर्तमान समाजों के अध्ययन के माध्यम से प्राचीन समाजों के व्यवहार को समझना है। कथन 2, एथनो आर्कियोलॉजी इस मान्यता पर कार्य करती है कि प्राचीन और आधुनिक मानव व्यवहारों में से कोई समानता नहीं है। दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन सही किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। एथनो आर्कियोलॉजी में क्या होता है? एथनो आर्कियोलॉजी में जीवित समुदायों का अध्ययन कर प्राचीन अवशेषों की व्याख्या किया जाता है। ठीक है, और इसी मान्यता पर कार्य करती है कि वह कुछ मूलभूत मानव व्यवहार और प्रक्रियाओं जैसे औजार बनाना, कचरा निपटान समाप्त हो सकती है। अर्थात जो कथन नंबर 2 है ये गलत है, तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही, कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय इतिहास लेखन की इंपीरियल स्कूल के इतिहासकारों पर प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतीय इतिहास लेखन की इंपीरियल स्कूल के इतिहासकारों पर प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का समर्थन करना, भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित करना तथा ब्रिटिश शासन को औचित्य प्रदान करना, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग संघर्ष का अध्ययन करना, निम्न वर्गों और महिलाओं के इतिहास पर केंद्रित होना। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? जो इंपीरियल स्कूल से कौन जुड़े थे? बी ए स्मिथ। इन्होंने क्या कहा? भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया, यह स्थापित करने का प्रयास किया भारत में कभी राजनीतिक एकता नहीं रही, ब्रिटिश शासन एकमात्र एकीकरणकारी शक्ति थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, खरोष्ठी लिपि के पाठोद्धार का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? खरोष्ठी लिपि पाठोद्धार का श्रेय किसे? जेम्स प्रिंसेप को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्रिश्चियन लेसन और जेम्स प्रिंसेप को, या F.W. थॉमस को? किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है क्रिश्चियन लेसन और जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। प्रिंसेप ने यूनानी खरोष्ठी द्विभाषिक सिक्कों की सहायता से पढ़ा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, पुरातत्व में पॉलिनोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र क्या है? पुरातत्व में पॉलिनोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र क्या है? प्राचीन अस्थियों का अध्ययन, परागकणों बीजाणुओं का अध्ययन का पूरा पर्यावरण, वनस्पति इतिहास का पुनर्निर्माण, मृदभांडों की बनावट का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन, प्राचीन वृक्षों के वलयों का अध्ययन। बताइए क्या होता था इसमें? पॉलिनोलॉजी में परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन का पूरा पर्यावरण, वनस्पति इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, ऐतिहासिक शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। श्रोते की आलोचनात्मक परीक्षा, आंतरिक एवं बाह्य, शोध समस्या का चयन और परिकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संश्लेषण विश्लेषण, शोध सामग्री का संकलन, ह्यूरिस्टिक। तो ये मैं ऑप्शन नंबर ए में इधर लिख दे रहा हूँ। क्या है इसमें? 2 है, 4 है, 1 है, 3 है। बताइए कौन सा इसमें पहले या कौन सा बाद में? बताइए। ऐतिहासिक शोध का वैज्ञानिक क्रम क्या है? ऐतिहासिक शोध का वैज्ञानिक क्रम पहले क्या आता है? पहले पे आता है शोध समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरे पे क्या होता है? दूसरे पे शोध सामग्री का संकलन होता है। ठीक है। तीसरे पे क्या होती है? स्रोतों की आलोचनात्मक परीक्षा होती है। और उसके बाद मतलब कि एक स्रोतों की आलोचनात्मक होती है, फिर स्रोतों की आलोचना होती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3 यही सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक कौन थे और उन्होंने किस स्थल के उत्खनन से भारतीय पुरातत्व का वैज्ञानिक युग प्रारंभ किया? बताइए कौन थे पहले महानिदेशक? सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो, अलेक्जेंडर कनिंघम सांची, लॉर्ड कर्जन तक्षशिला, मोर्टिमर व्हीलर हड़प्पा। ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में ASI प्रथम महानिदेशक बने। कब? 1861 में। ठीक। उन्होंने सांची, सारनाथ आदि स्थलों का उत्खनन और सर्वेक्षण कर भारतीय पुरातत्व को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 21, डाइंग टुगेदर के सिद्धांत का हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? डाइंग टुगेदर के सिद्धांत का हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? आर्यों के आक्रमण से संपूर्ण नगरों का एक साथ विनाश, बाढ़ और सूखे कारण जनसंख्या सामूहिक पलायन, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के परस्पर गुथे होने के कारण एक साथ ध्वस्त होना, विभिन्न जाति समूह मध्य अंतर जाति विवाहों का अंत। डाइंग टुगेदर सिद्धांत का हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? डाइंग टुगेदर सिद्धांत ये बताता है कि सिंधु घाटी के नगरों का आर्थिक समृद्धि दूर दराज के व्यापार और कृषि उत्पादन के लिए जटिल अंतर्निर्भर प्रणाली पर आधारित थी। व्यापार के पतन और जलवायु परिवर्तन से पूरी प्रणाली एक साथ चरमरा गई। ठीक। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के परस्पर गुजरने के कारण यह एक साथ चरमरा के ध्वस्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस अभिलेख के अध्ययन ने राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में वंशावली आधारित पद्धति की सीमाओं को उजागर किया? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, नासिक गुफा अभिलेख, गौतमी बलसरी, हाथी गुफा अभिलेख, बृहद संहिता। बताइए ये कौन सा अभिलेख था? जो ये अभिलेख था नासिक गुफा अभिलेख गौतमी बलसरी का, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति, इसमें राजा की वंशावली उपलब्धियों का अत्यंत अतिरंजित वर्णन, जैसे दूर के राजवंशों को परास्त करना। इससे पता चलता है कि वंशावली और प्रशस्तियों को आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना कितना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन ये कह रहा है भारतीय पुरातत्व में न्यू आर्कियोलॉजी प्रक्रियात्मक पुरातत्व का उद्देश्य मात्र कलाकृतियों का वर्णन करना न होकर सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का व्याख्या करना है।
कारण क्या है? न्यू आर्कियोलॉजी मानती है कि संस्कृति एक अनुकूलन प्रणाली है और यह पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी की अंतःक्रिया करती है। बताइए। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए। न्यू आर्कियोलॉजी 1960 दशक में पारंपरिक वर्णनात्मक पुरातत्व के विपरीत संस्कृति को पर्यावरण के साथ अनुकूलन की एक प्रणाली के रूप में देखा और सांस्कृतिक परिवर्तन के नियमों की खोज पर बल दिया। तो क्या है? ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24, इतिहास में प्रतिरूप नमूनाकरण परपोसिव सैंपलिंग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? इतिहास में प्रतिरूप नमूनाकरण जब शोधकर्ता को संपूर्ण समग्र का अध्ययन करना होता है, जब शोधकर्ता को सांख्यिकीय सूत्रों के आधार पर यादृच्छिक नमूना चुनना होता है, जब शोधकर्ता अपने विशेष ज्ञान और उद्देश्य के आधार पर विशेष इकाइयों का चयन करता है, जब प्रत्येक 10वीं इकाई का चयन किया जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 का क्या है? प्रतिरूप नमूनाकरण में क्या होता है? शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार जानबूझकर विशेष इकाइयों का चयन कर रहा है। उदाहरण के यदि भूमि का अध्ययन करना है तो केवल ब्राह्मणों से मिले अग्रहार गांव का चयन करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्रतिरूप नमूनाकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को उनकी खोज से संबंधित घटनाओं को सम्मिलित करें। कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर, रंगपुर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। कालीबंगा की खोज कब होती? कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा, बाद में बीबी लाल द्वारा उत्खनन किया गया। ठीक। रोपड़ की खोज कब हुई थी? 1953 में वाई.डी. शर्मा द्वारा उत्खनन हुआ था। ठीक है। फिर आलमगीरपुर 1958 में वाई.डी. शर्मा द्वारा उत्खनन हुआ। फिर रंगपुर माधव स्वरूप वत्स द्वारा उत्खनन। तो कौन सा हमारा सही हो रहा है इसमें दोस्तों? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो सही हमारा है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास और प्री हिस्ट्री, प्रागइतिहास में मूलभूत अंतर क्या है? प्रागइतिहास केवल पाषाण युग तक सीमित, आदि इतिहास ताम पाषाण काल का है। प्रागइतिहास लेखन कला के आविष्कार से पूर्व का काल है, जबकि आदि इतिहास में लेखन कला तो विद्यमान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। प्रागइतिहास केवल अफ्रीका में पाया जाता है, आदि इतिहास केवल भारत में। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों समानार्थी। बताइए। बताइए। बात तो बिल्कुल सही। प्रागइतिहास लेखन कला के आविष्कार से पूर्व का काल है, जबकि आदि इतिहास लेखन कला तो विद्यमान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 27, इतिहास शोध में तथ्य और व्याख्या के संबंध में ईएचकार का क्या मत है? इतिहास में तथ्य पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं और व्याख्या से स्वतंत्र होते हैं। ऐतिहासिक तथ्य स्वयं नहीं बोलते, इतिहास का उन्हें चुनता और व्याख्या के माध्यम से उन्हें अर्थ प्रदान करता है। व्याख्या केवल कल्पना है, केवल तथ्य ही इतिहास है। तथ्य और व्याख्या एक दूसरे के विरोधी है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। क्या सही है? आपको पता है ईएचकार की बुक का क्या नाम है? ईएचकार की बुक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। इसमें वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच निरंतर संवाद है। तथ्य स्वयं में वो इतिहासकार उन्हें चुनता है, अर्थ देता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा युग में शोध प्रवृत्ति विवरण सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। अनुभववाद ज्ञान का आधार केवल इंद्रियानुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षवाद इतिहास को भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान नियमों द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। हर्मेन्यूटिक्स पाठ सामग्री के केवल व्याकरणिक संरचना का विश्लेषण है। विखंडनवाद ग्रंथों में अंतर्निहित पूर्वग्रहों और शक्ति संरचनाओं को उजागर करना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? जो ये कह रहा है सही सुमेलित नहीं, यही हर्मेन्यूटिक्स पाठ सामग्री केवल व्याकरणिक संरचना का विश्लेषण है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष वलय कालक्रम की सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह केवल 500 वर्ष पुरानी लकड़ी के लिए उपयोगी है,
यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है जहां वृक्ष स्पष्ट वार्षिक वलय बनाते हैं, जहां मास्टर कालानुक्रम तैयार किया जा सका है। यह केवल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कार्य करती है, अकार्बनिक पदार्थों के लिए उपयोगी नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी केवल उन्हीं क्षेत्रों में काम करती है जहां वृक्ष परिवर्तन का स्पष्ट वार्षिक वलय बनाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऋतुएं स्पष्ट नहीं होती, यहाँ विधि उतनी उपयोगी नहीं, साथ इसके लिए लंबे मास्टर कालानुक्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, टेराकोटा मूर्तियों के अध्ययन से इतिहासकारों को मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? टेराकोटा मूर्तियों के अध्ययन से इतिहासकारों को मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? राजनीतिक घटनाओं का सटीक कालक्रम, उच्च वर्ग की धातु प्रौद्योगिकी की जानकारी, लोक कला, धार्मिक विश्वास, वेशभूषा और सामान्य जन के दैनिक जीवन की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का विवरण। बताइए किस ये जानकारी होती है? टेराकोटा जो पकी मिट्टी की मूर्तियां सस्ती और सुलभ, ये आम जनता की कलात्मक अभिव्यक्ति और क्या लोक देवी देवता, वेशभूषा, आभूषणों के दैनिक जीवन की झलक प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित स्रोतों को उनके ऐतिहासिक महत्व के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। राजतरंगिणी, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, तहकीक-ए-हिंद, इंडिका। बताइए पहले कौन सी आएगी? पहले आएगी हमारी इंडिका आएगी, दूसरे का आएगी पेरिप्लस एरेथियन सी। 4-2 एक ही में आ रहा है तो 4-2-1-3 यही सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, पुरातात्विक सर्वेक्षण में GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? कलाकृतियों की रासायनिक संरचना का पता लगाना, स्थलों के स्थानीय वितरण, बसावट, प्रतिरूप और भूदृश्य के साथ उनके संबंधों का मानचित्रण और विश्लेषण करना, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करना, मृदा के नीचे दबी दीवारों का पता लगाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए क्या है? GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है? एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो स्थानिक आंकड़ों मानचित्र का विश्लेषण करता है। ठीक है, पुरातत्व में स्थलों में प्रतिरूप, दृश्यता विश्लेषण और संसाधनों के साथ उनके संबंधों को समझने के लिए क्रांतिकारी ये सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही? स्थलों का स्थानिक वितरण, बसावा, प्रतिरूप, भूदृश्य साथ उनके संबंधों का मानचित्र और विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 33, इतिहास में वंशावली साहित्य को आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? यह सदैव झूठी सूचना प्रदान करता है, यह प्रायः राजवंशों की वैधता स्थापित करने या उन्हें पौराणिक नायकों या देवताओं से जोड़ने के लिए रचा गया था जिससे ऐतिहासिक तथा विकृत हो सकते थे, या केवल संस्कृत में लिखा गया था जिसे पढ़ना कठिन है, इसका इतिहास से कोई संबंध नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? प्राचीन भारत में राजवंशों की वंशावलियां जैसे क्या पुराणों में सूर्य वंश से चंद्रवंश जोड़कर प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य शासक की वैधता, दैवीय अधिकार स्थापित करना था, न कि ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्टिकली सिम्युलेटेड ल्यूमिनेंस OSL डेटिंग पद्धति का लाभ रेडियो कार्बन डेटिंग की तुलना में क्या है? यह कार्बनिक पदार्थों के लिए अधिक सटीक है। यह अकार्बनिक पदार्थों जैसे बालू और मिट्टी कणों की तिथि निर्धारित कर सकती है जिसकी क्षमता कार्बन 14 से अधिक लगभग 1 लाख वर्ष तक हो सकती है। यह कम खर्चीली या केवल 5000 वर्ष पुराने अवशेषों के लिए उपयोगी है। बताइए ऑप्टिकली सिम्युलेटेड ल्यूमिनेंस ये क्या करता है? यह रेत या मिट्टी के कणों क्वार्टर फील्ड स्पार की आयु जाती है जब वे अंतिम बार सूर्य के प्रकाश में आते हैं, अर्थात उन स्थलों के उपयोगी है जहाँ कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलते। इसकी सीमा कार्बन 14 से बहुत अधिक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व संदर्भ में सही है? कौन सा कथन उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व के बारे में सही है? यह मानव व्यवहार की व्याख्या में सांस्कृतिक नियमों, पर्यावरणीय अनुकूलन के सर्वोपरि मानता है। यह वैज्ञानिक विधियों को पूर्णतः अस्वीकार करता है। यह व्यक्ति की एजेंसी, प्रतीकात्मक अर्थों, लिंग, जातीयता और सत्ता संबंधों पर बल देता है तथा वस्तुनिष्ठता की अवधारणा पर प्रश्न लगाता है। इसका आविष्कार भारत में सबसे पहले हुआ था। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए क्या है? उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व कब आता है? 1980 के दशक के बाद ने न्यू आर्कियोलॉजी की वैज्ञानिक नियतिवादिता की आलोचना की है। ठीक है, इसने एजेंसी, प्रतीकों के अर्थ, पुरातात्विक व्याख्या नहीं, राजनीति और लिंग भेद पर जोर दिया है। तो क्या है? यह व्यक्ति की एजेंसी, प्रतीकात्मक अर्थ, लिंग, जाति और सत्ता संबंध बल देता है तथा वस्तुनिष्ठता की अवधारणा प्रश्न लगाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रा शास्त्र केवल सिक्कों के कलात्मक सौंदर्य का अध्ययन है। कथन द्वारा सिक्कों के धातु विश्लेषण, टकसाल चिन्हों, अधिप्रवाह के अध्ययन से आर्थिक इतिहास, व्यापार मार्ग और राजनीतिक सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? जो कह रहा है कि मुद्रा शास्त्र केवल सिक्कों के कलात्मक सौंदर्य का अध्ययन करता है, गलत बात है। मुद्रा शास्त्र
सिक्के वो आर्थिक इतिहास, धातु विज्ञान, राजनीतिक सीमाओं के अध्ययन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो कथन एक गलत है और बाकी कथन दो सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोविनेंस का पुरातत्व एवं कला इतिहास में क्या महत्व है? प्रोविनेंस का पुरातत्व एवं कला इतिहास में क्या महत्व है? यह कलाकृति के भार का माप है। यह कलाकृति या पुरावशेष के उद्गम स्थल और स्वामित्व के इतिहास की जानकारी देता है, जिससे प्रामाणिकता स्थापित होती है। यह मूर्ति के निर्माण में लगे समय का अनुमान है। यह भित्ति चित्रों में प्रयुक्त रंगों का रासायनिक नाम है। बताइए प्रोविनेंस का पुरातत्व एवं कला इतिहास में क्या है? प्रोविनेंस मीन्स क्या होता है? उद्गम। किसी भी पुरातात्विक वस्तु या कलाकृति के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है। ठीक। यह बताता है कि वह कहाँ से मिली, किसने खोजी और बाद में किसके पास है। इसके बिना वास्तविक प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है और उसका वैज्ञानिक मूल्य कम हो जाता है। तो क्या है? कलाकृतिक पुरावशेष, उद्गम स्थल, स्वामित्व के इतिहास की जानकारी जिससे प्रामाणिकता स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस विद्वान ने फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र के माध्यम से भारोपी भाषाओं की उत्पत्ति और संबंधों का अध्ययन कर प्राचीन इतिहास को समझ में क्रांतिकारी योगदान दिया? किसने दिया था? मैक्स मूलर ने, विलियम जोन्स ने, डी कौशाम्बी ने, मॉर्टन व्हीलर ने। ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था किसने? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स 1786 में एशियाटिक सोसाइटी में अपने व्याख्यान में संस्कृत, यूनानी, लैटिन भाषाओं के बीच समानता की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिससे तुलनात्मक भाषा शास्त्र और भारोपी भाषा परिवार का अवधारणा जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, नैरेटिव एनालिसिस, आख्यान विश्लेषण का प्रयोग इतिहास में किसके लिए किया जाता है? पुरातात्विक स्तरों का वर्णन करने के लिए, ऐतिहासिक ग्रंथों, वृत्तांतों की संरचना, कथानक, पात्र और भाषा का विश्लेषण कर यह समझने के लिए अतीत को किस प्रकार कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया, सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, रेडियो कार्बन तिथियों को कैलिब्रेट करने के लिए। बताइए नैरेटिव एनालिसिस का प्रयोग इतिहास में किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है कि अतीत को कथा के रूप में कैसे संरचित किया जाए। यह कथानक के ढांचे, पात्रों के चित्रण और भाषा के प्रयोग का विश्लेषण करता है। ठीक। ऐतिहासिक ग्रंथों, वृत्तांतों की संरचना, कथानक, पात्र और भाषा का विश्लेषण कर समझने के लिए अतीत को किस प्रकार कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसआई द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू का क्या महत्व है? यह केवल संरक्षित स्मारकों की सूची है। यह भारत में प्रतिवर्ष किए गए पुरातात्विक उत्खननों, अन्वेषणों और संरक्षण कार्यों को प्रमाणिक व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सैद्धांतिक निबंधों का संग्रह है या केवल अभिलेखों के पाठ का प्रकाशन है? क्या है? क्या करता है? यह हर वर्ष हुए सभी उत्खननों, अन्वेषणों और स्मारक संरक्षण कार्यों का संक्षिप्त किंतु प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करता है, जो शोधार्थियों के लिए आधारभूत सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जू आर्कियोलॉजी पूरा प्राणी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्राचीन काल में मानव के पालतू जानवरों के साथ भावनात्मक संबंध, पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त पशु अस्थियों का अध्ययन कर प्राचीन आहार, पशुपालन, शिकार पद्धतियों और पर्यावरण का पुनर्निर्माण, पशुओं की चित्रकला में कलात्मक अभिव्यक्ति, जीवित पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? जू आर्कियोलॉजी में किसका होता है? पशु अवशेषों का अध्ययन, अस्थियों के अध्ययन और क्या? जानवरों की प्रजाति, आयु, लिंग, काटने का निशान और पालतूकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि इतिहास शोध में परिकल्पना की क्या भूमिका है? यह शोध का अंतिम निष्कर्ष होता है। यह एक अस्थायी कथन या अनुमान होता है जिसे शोधकर्ता स्रोतों के आधार पर परीक्षण करता है और जो शोध को दिशा प्रदान करता है। यह केवल स्रोतों की सूची का दूसरा नाम है। यह केवल विज्ञान में आवश्यक है, इतिहास में नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है? परिकल्पना क्या है? परिकल्पना एक अस्थायी स्पष्टीकरण या पूर्वानुमान में यह शोध को एक दिशा देती है। स्रोतों के विश्लेषण के बाद परिकल्पना या तो सिद्ध होती है या खंडित हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस अभिलेख में बोगस कोई एशिया माइनर से प्राप्त होकर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, आसत के प्राचीनतम लिखित साक्ष्य मिलते हैं? बेहिस्तून अभिलेख से, बोगस कोई से, नक्सरुस्तम से या पर्सिपोलिस से? बताइए किससे मिलते हैं? ये बोगस कोई अभिलेख से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र और पैलियोग्राफी लिपि शास्त्र में क्या अंतर है? एपिग्राफी केवल पत्थर के अभिलेखों का अध्ययन है। पैलियोग्राफी केवल ताम्रपत्रों का। एपिग्राफी अभिलेखों की विषय वस्तु, उनके ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन है, जबकि पैलियोग्राफी प्राचीन लिपियों के स्वरूप, लेखन शैली और उनके विकास का अध्ययन है। दोनों समानार्थी हैं। एपिग्राफी केवल ब्राह्मी लिपि का अध्ययन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? पैलियोग्राफी क्या किससे रिलेटेड? ये लिपि शास्त्र रिलेटेड है। ठीक है। एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र रिलेटेड है।
तो क्या इसका है? एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन, विषय वस्तु उनका ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन, जबकि पॉलीग्राफी प्राचीन लिपियों का स्वरूप, लेखन शैली, उनके विकास का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 45, पुरातत्व में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीपीआर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पुरातत्व में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? मृदा की रासायनिक जांच हेतु, बिना खुदाई किए भूमिगत संरचनाओं, दीवारों, गड्ढों का पता लगाने हेतु, कलाकृतियों की आयु निर्धारण हेतु, जल की गहराई मापने हेतु। बताइए जीपीआर किस लिए होता है? ये भूभौतिकी उपकरण है जो रडार तरंगों की भूमि में भेजकर उनके परावर्तन का अध्ययन करता है, बिना खुदाई किए भूमिगत संरचनाओं, दीवारों को, गड्ढा का पता लगाने हेतु। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, इतिहास नीचे से, मानसिकताओं का इतिहास, दीर्घकालीन अवधि, आधिपत्य। इन्होंने ये अलग अलग चीजें दी हैं तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ जो कट गया है। ए ऑप्शन मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, और जो ये दिया है 4 नंबर, ये एंटोनियो ग्राम्सी का, एंटोनियो ग्राम्सी जो कट गया है तो मैंने लिख दिया है। ठीक। तो क्या रहा है, किसने किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 46 में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो किसकी रचना है? नीचे, इतिहास नीचे से, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो रचना है किसका? ई पी थॉमसन का। किसका है? ई पी थॉमसन का है। हिस्ट्री ऑफ मेटालिटीज, मानसिकताओं का इतिहास, ये फेवरे ऑफ ब्लॉग का है। ठीक है। उसके बाद जो दीर्घकालीन लॉन्ग ड्यूरे फर्नांड बर्डेल का है। आधिपत्य हेजेमनी एंटोनियो ग्राम्सी का है। तो हमारा कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, एक्रोटेरियन शैली के समाधान का संबंध किस संस्कृति से? एक्रोटेरियन शैली के समाधान का संबंध किस संस्कृति से? हड़प्पा, ताम्रपाषाण, जोरवे, महापाषाण या वैदिक संस्कृति? एक्रोटेरियन समाधान दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति की विशेषता रही है। ठीक है। इसमें मृतक के शरीर को बिना दफनाए जलाए बड़े पत्थरों के घेरों में रख दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, अभिकथन है भारतीय इतिहास लेखन में सांप्रदायिक इतिहास लेखन एक बड़ी चुनौती रहा है। कारण दे रहा है, सांप्रदायिक इतिहास लेखन अतीत की व्याख्या वर्तमान की धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं के आधार पर करता है तथा अतीत के समाज की जटिलताओं के द्विधारी हिंदू मुस्लिम संघर्षों में सीमित कर देता है। बताइए क्या है? बात बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 49, इतिहास कार्यशाला आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इतिहास कार्यशाला आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय में इतिहास पाठ्यक्रमों का मानकीकरण, इतिहास लेखन का लोकतंत्रीकरण करना, श्रमिक वर्ग, महिलाओं और अन्य उपेक्षित समूहों के इतिहास को प्रोत्साहित करना, केवल राजनयिक इतिहास पर शोध को बढ़ाना, इतिहास में सांख्यिकी के उपयोग का विरोध करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? इतिहास कार्यशाला आंदोलन जो ब्रिटेन में चालू हुआ था, उद्देश्य इतिहास लेखन का लोकतंत्रीकरण करना था तथा श्रमिक वर्ग, महिलाओं, अन्य उपेक्षित समूहों के इतिहास को प्रोत्साहित करना था। क्वेश्चन नंबर 50, पुरातात्विक मृदभांड विश्लेषण में थिन सेक्शन एनालिसिस, पतले खंड विश्लेषण का क्या उद्देश्य है? बर्तन की शुद्धता का आकलन करना, मृदा मिलाए गए अवयवों टेम्पर को मिट्टी के स्रोत का पता लगाना जिससे उत्पादन तकनीक और व्यापार का ज्ञान होता है, बर्तन में पकाए गए भोजन के प्रकार का पता लगाना, बर्तन का भार मापना। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? इसमें क्या है? इसका आंसर क्या है? मृदा में मिलाए गए अवयव टेम्पर और मिट्टी के स्रोत का पता लगाना जिससे उत्पादन तकनीक और व्यापार का ज्ञान होता हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, जेंडर आर्कियोलॉजी, लिंग पुरातत्व का केंद्र बिंदु क्या है? जेंडर आर्कियोलॉजी में क्या होता है? केवल महिलाओं की मूर्तियों का अध्ययन होता है। प्राचीन समाजों में स्त्री पुरुष संबंधों, लैंगिक भूमिका और सामाजिक संरचनाओं में लिंग के प्रभाव की आलोचनात्मक जांच करना होता है। केवल पुरुष योद्धाओं की कब्रों का अध्ययन करना होता है। पुरातत्व में पुरुष वर्चस्व को स्थापित करना होता है। ये क्या होता है? प्राचीन समाज में स्त्री पुरुष संबंधों, लैंगिक भूमिका और सामाजिक संरचनाओं में लिंग के प्रभाव की आलोचनात्मक जांच करना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 कट गया है यार, बहुत लंबा कटा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए लिख दे रहा हूँ। ए बी, इसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और बी में क्या है? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1।
तो बताइए इसमें जो लास्ट में जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। ठीक कह रहा है यदुनाथ सरकार के, नीलकंठ शास्त्री, हेमचंद्र नाथ चौधरी, आरसी मजूमदार। औरंगजेब का इतिहास 5 खंडों में, द चोलाज, द क्लासिकल एज और द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने किसने लिखी बताइए। क्वेश्चन नंबर 52। यदुनाथ सरकार ने क्या लिखा है? यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब का इतिहास लिखा है 5 खंडों में। नीलकंठ शास्त्री ने चोलों पर लिखा है। हेमचंद राज चौधरी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है और आरसी मजूमदार ने क्लासिकल एज लिखी है। तो हमारा कौन सही हो? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 53। पंचमार्ट कॉइन्स, आहत मुद्राएं की काल निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये बहुत सुंदर नहीं होती, ये केवल चांदी की होती, इन पर राजाओं के नाम नहीं होते और दीर्घकाल तक प्रचलन में रहती थी, जिससे सटीक काल निर्धारण कठिन हो जाता था। ये केवल दक्षिण भारत में मिलती है। यही जो है आहत मुद्राओं में यही दिक्कत है, इन पर राजाओं के नाम नहीं होते, ये दीर्घकाल तक प्रचलन में रहती थी, जिससे सटीक काल निर्धारण कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन का अध्ययन स्वयं में क्या महत्वपूर्ण है? यह केवल तिथियां याद करने में मदद करता है, यह हमें समझने में मदद करता है कि समय के साथ ऐतिहासिक ज्ञान का निर्माण कैसे हुआ, इतिहासकारों के दृष्टिकोण कैसे बदले, वर्तमान की विचारधाराएं अतीत की व्याख्या कैसे प्रभावित करती हैं। यह केवल स्नातकोत्तर कक्षाओं का अनिवार्य विषय है, यह पुरातत्व से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह बताता है हिस्टोग्राफी, यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ ऐतिहासिक ज्ञान का निर्माण कैसे हुआ, इतिहासकारों के दृष्टिकोण कैसे बदले, वर्तमान की विचारधारा अतीत की व्याख्या कैसे प्रभावित करते हैं। 55। लास्ट वैक्स प्रोसेस, मोम विलोपन प्रक्रिया का पुरातात्विक धातु विज्ञान में क्या महत्व है? लास्ट वैक्स प्रोसेस, मोम विलोपन प्रक्रिया का, यह लोहे के औजार बनाने की विधि है। यह मूर्तियां ढालने की उच्च तकनीक थी, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो की नर्तकी कांच मूर्ति है। यह स्वर्ण आभूषणों को पॉलिश करने की विधि है। यह तांबे के बर्तन बनाने की विधि है। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का क्या है? मोम विलोपन प्रक्रिया में क्या होता था? यह मूर्तियां ढालने की उच्च तकनीक थी, इसका प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कांच मूर्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। इतिहास में काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, प्रति तथ्यात्मक इतिहास क्या है? झूठे दस्तावेजों पर आधारित इतिहास, इतिहास का वह दृष्टिकोण जो क्या होता है यदि ये काल्पनिक प्रश्न पूछकर ऐतिहासिक कारण संबंध पड़ताल करना, केवल गणितीय सूत्रों पर आधारित इतिहास, सरकार या विलेखों का इतिहास। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इतिहास का वह दृष्टिकोण जो यह क्या होता है यदि जैसे काल्पनिक प्रश्न पूछकर ऐतिहासिक कार्य कारण संबंधों की पड़ताल करता है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक डेटिंग पद्धति पूर्ण कालक्रम प्रदान नहीं करती? रेडियो कार्बन, थर्मोइल्यूमिनेशन, स्ट्रेटिग्राफी, अस्तरिकी या डेंड्रोक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित कौन सी पुरातात्विक डेटिंग पद्धति पूर्ण कालक्रम प्रदान नहीं करती? कौन सी है? जो स्ट्रेटिग्राफी है, अस्तरिकी, केवल सापेक्ष कालक्रम प्रदान करती है। तो यह बताती कौन सी वस्तु पहले है और कौन से बाद में, किंतु कितने वर्ष पहले या नहीं बताती। शेष तीनों विधियां पूर्ण तिथियां देती हैं। क्वेश्चन नंबर 58। फील्ड आर्कियोलॉजी में टोटल स्टेशन उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? फील्ड आर्कियोलॉजी में टोटल स्टेशन उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? मिट्टी के रंग का विश्लेषण करने के लिए, उत्खनन क्षेत्र का 3D मानचित्रण और कलाकृतियों की सटीक स्थिति दर्ज करने के लिए, वर्षा की मात्रा मापने के लिए, भूमिगत जल का पता लगाने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या है? टोटल स्टेशन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है जो लेजर किरण का उपयोग करके किसी वस्तु की सटीक 3D स्थिति दर्ज करते हैं। यह पुरातात्विक मानचित्रण के लिए आवश्यक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59। टाइपोनॉमी का अध्ययन पुरातत्व में क्यों किया जाता है? टाइपोनॉमी का पुरातत्व में अध्ययन क्यों किया जाता है? यह प्राचीन मंदिरों के शिखरों का अध्ययन है। यह अध्ययन करता है किसी जीव की मृत्यु के बाद उसके अवशेष किस प्रकार सड़े, विघटित हुए, परिवहन हुए और जीवाश्म रूप में परिरक्षित हुए, जिससे स्थल निर्माण प्रक्रिया समझी जाती है। यह प्राचीन मानचित्रों का अध्ययन या मृदभांडों की चित्रकारी का अध्ययन है। टाइपोनॉमी में होता है, यह अध्ययन करता है किसी जीव की मृत्यु के बाद उसके अवशेष किस प्रकार सड़े, विघटित हुए, परिवहन हुए और जीवाश्म रूप में परिरक्षित हुए, जिससे स्थल निर्माण प्रक्रिया समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि एशियाई इतिहास लेखन में वैचारिक ढांचे यूरोपीय अनुभव से प्रभावित होने के कारण विकृत हो गए? रोमिला थापर, रणजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती, केन पणिक्कर। किसने दिया ये दिया था दीपेश चक्रवर्ती ने। प्रांतीकरण यूरोप। ठीक है। 61।
जियो आर्कियोलॉजी में फाइटोलिथ विश्लेषण का क्या महत्व है? यह मृदा में संरक्षित सूक्ष्म कोशिकाओं का अध्ययन है। यह पौधों की कोशिकाओं में बनने वाले सूक्ष्म सिलिका कणों का अध्ययन है जो पौधे के सड़ जाने के बाद मृदा में बचे रहते हैं और प्राचीन वनस्पति एवं कृषि की जानकारी देते हैं। यह जीवाश्म कीटों का अध्ययन या चट्टानों की आयु निर्धारण विधि है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होता है। फाइटोलिथ में क्या होता है? यह पौधों की कोशिकाओं में बनने वाले सूक्ष्म सिलिका कणों का अध्ययन है जो पौधों के सड़ जाने के बाद मृदा में बचे रहते हैं और प्राचीन वनस्पति कृषि की जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साइलेंस मौन का भी अपना महत्व है। कथन द्वारा स्रोतों की कुछ घटनाओं समूह के प्रति मौन यह संकेत करता है कि या तो ये घटनाएं घटी नहीं थी या स्रोतों के रचयिताओं ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। बताइए क्या है? बात तो सही है, ये यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 63, स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में लेवलवा तकनीक संबंध किस काल से है? लेवलवा तकनीक किस काल से संबंधित है? लेवलवा तकनीक संबंधित है मध्यपुरा पाषाण काल से। क्यों? एक विशिष्ट पाषाण उपकरण निर्माण तकनीक थी लेवलवा, जिसमें पहले केंद्रक कोर को विशेष आकार दिया जाता, एक ही झटके में निश्चित आकार में फ्लेक उतारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, सबाल्टर्न स्टडीज में निम्नवर्गीय अध्ययन समूह ने भारतीय इतिहास लेखन में किस प्रवृत्ति की चुनौती दी? मार्क्सवादी, अभिजनवादी इतिहास लेखन जो केवल नेताओं उच्च वर्गों पर केंद्रित था, सांप्रदायिक इतिहास लेखन, शाही इतिहास लेखन। इसने एलीट इतिहास लेखन जो केवल नेताओं उच्च वर्गों पर केंद्रित था, इसके विपरीत। क्वेश्चन नंबर 65, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ का पुरातत्व में क्या तात्पर्य है? कॉन्टेक्स्ट का पुरातत्व में क्या तात्पर्य है? यह तात्पर्य है किसी कलाकृति की अन्य कलाकृति की अवस्था, संरचना और पर्यावरण के साथ प्रेमी संबंध जिसके बिना उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रमण सिद्धांत ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया था? किसने किया था? ये किसने किया था? ये किया था मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने वैदिक भाषा के अध्ययन का आधार आर्यों का भारत प्रवास सिद्धांत दिया था। मॉर्टिमर मिलर ने बाद में मोहनजोदड़ो मिले कंकालों को आर्य आक्रमण का पुरातात्विक प्रमाण बताया। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय पुरातत्व में सेक्युलर बिल्डिंग धर्मनिरपेक्ष भवन का अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ। क्यों? प्रारंभिक पुरातत्वविद रुचि मुक्ता मंदिरों, मस्जिदों और स्तूपों जैसे धार्मिक स्मारकों की खोज और संरक्षण में, जिससे शहरी योजना, आवासीय क्षेत्रों और शिल्प केंद्रों की उपेक्षा हुई। बताइए, बात तो सही कह रहा है कि ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 68, एंशियंट डीएनए विश्लेषण ने इतिहास लेखन किस पारंपरिक समस्या के हल करने में सहायता की? किसने की थी? अभिलेखों की भाषा समझने में, जनसंख्या प्रवास, पारिवारिक संबंधों और रोगों के इतिहास समझने में, मुद्राओं के धातु विश्लेषण में, भवन निर्माण की तिथि निर्धारित करने में। यह क्या था? जनसंख्या प्रवास, पारिवारिक संबंधों और रोगों के इतिहास को समझने में। क्वेश्चन नंबर 69, कंटेंट एनालिसिस विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति का इतिहास में एक उदाहरण है। अभिलेख की लिपि को पढ़ना, किसी समाचार पत्र में किसी विशेष विषय या शब्द स्वराज या सहयोग की आवृत्ति और संदर्भ का सांख्यिकीय अध्ययन करना, किसी युद्ध तिथियों को याद करना, पुरानी तस्वीरों का एल्बम लगाना। बताइए क्या है ये दोस्तों? किसी समाचार पत्र में किसी विशेष विषय या शब्द स्वराज या असहयोग की आवृत्ति और संदर्भ की सांख्यिकीय अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 70, स्पेस सिंटेक्स का पुरातात्विक अध्ययन में क्या अनुप्रयोग है? स्पेस सिंटेक्स क्या कहता है? यह अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थिति का अध्ययन है या किसी बस्ती भवन के भीतर स्थानों के विन्यास, उनकी परस्पर संबद्धता का विश्लेषण कर सामाजिक संपर्क पदानुक्रम की व्याख्या करता है, या कलाकृतियों पर अंकित ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन है, या व्याकरण की वाक्य विन्यास का अध्ययन। बताइए क्या होता है इसमें? या किसी बस्ती या भवन के भीतर स्थानिक विन्यास, उनकी परस्पर संबद्धता का विश्लेषण कर सामाजिक संपर्क पदानुक्रम की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट होता है। जो हमारा किस पे सबसे ज़्यादा टारगेट था? ये टारगेट था हमारा किस पे? पुरातत्व, और जो यूनिट नंबर 10 है उस पे टारगेट था। तो फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा चाहते हैं।